बुंदेलखंड की बहुत सी अमर कहानियों का केंद्र रहा है ओरछा। इसका इतिहास 16वीं सदी की शुरुआत से ही शुरू हुआ, जब बुंदेल राजवंश के रुद्र प्रताप सिंह ने गढ़कुंडार से अपनी राजधानी ओरछा में बनाई। कला, संस्कृति, शौर्य के साथ जुड़ा है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। राजा रानी की कहानियों से अलग यहाँ की एक और कहानी बहुत मशहूर है, कहानी राय प्रवीण की। ओरछा के राजा इंद्रजीत के दरबार की गायिका, नर्तकी होने के साथ साथ राय प्रवीण बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी। उनकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक पहुंचे हुए थे। आचार्य केशव दास राय प्रवीण के गुरु भी थे और प्रशंसक भी। राजा इंद्रजीत ने राय प्रवीण के लिए एक बेहद कलात्मक महल का निर्माण कराया, जो आज भी पर्यटकों को लुभाता है। इस महल में छुपी है एक कला और संगीत से भरपूर प्रेम कहानी। आज इसी कहानी को लेकर हाजिर हो रही हैं डॉक्टर उषा सक्सेना। तो मन के मौसम यूट्यूब चैनल में उषा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। उषा जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बुंदेलखंड की कवियत्रियों में राय प्रवीण का स्थान एकदम अलग है। जैसे कुछ लोगों में जन्मजात कवि प्रतिभा होती है, एकदम वैसे आप क्या सोचती हैं इस बारे में? समय की शिला पर कुछ नाम अमिताक्षरों में अंकित हो जाते हैं और युग युग तक अपनी आभा बिखेरते रहते हैं। ऐसा ही नाम है काव्य, छंद शास्त्र, नर्तन एवं गायन में प्रवीण राय प्रवीण का, जो ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत जूदेव की राज दरबार की मूर्धन्य कलाकार थी, जिसके अपूर्व सौंदर्य, विलक्षण काव्य प्रतिभा एवं अनगिनत गुणों से प्रभावित आचार्य केशव दास ने लिखा था, रत्नाकर लालित सदा परमानंद लीन, अमल कमल कमनीय कर रमा की राय प्रवीण। वाह वाह। उषा जी, राय प्रवीण का जन्म और उनके परिवार के विषय में कुछ बताएं अब। विद्वानों का मानना है कि राय प्रवीण का जन्म ओरछा में ही हुआ था। इकबाल बहादुर देवसरे के अनुसार प्रवीण राय का मातृकुल ग्वालियर से आकर ओरछा में बस गया था। ओरछा में प्रवीण राय का भवन व्यासपुरा मोहल्ले में आज भी उसकी जीती जागती कहानी कहने के लिए शेष है। अच्छा जी। अन्य साहित्यकारों के अनुसार राय प्रवीण लुहार जात की कन्या थी। अच्छा। अपने पिता के साथ मरसान खींचते हुए महाराज इंद्रजीत जूदेव की दृष्टि उस पर पड़ी। वे उस पर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने तुरंत ही एक दोहा लिखा जी। वह हेरन और वह हसनी, वह हेरन और वह हसनी, वह माधुरी मुस्कान, वह खेचनी मरसान की हे में खटकत आन। वो अपूर्व सुंदरी थी। चांदनी सा उजला रंग, घने काले लंबे केश, अत्यंत सुंदर नेत्र, मोहक हंसी और राजहंसनी सी पदगति, रूप अप्सराओं सा और कंठ में सरस्वती। कवित्व रचना में प्रवीण, गायन और नर्तन में विश्वनाथ राय प्रवीण ओरछा का गौरव थे। अच्छा उषा जी, राय प्रवीण तो बचपन से ही कविताएं लिखा करती थी। जी जी। तो उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? राय प्रवीण बाल्यकाल से ही काव्य रचना करती है, छंद लिखा करती थी। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज उसको लेकर केशव दास के पास गए थे, लेकिन एक दिन वह आचार्य केशव दास के पास शिक्षा करने के लिए स्वयं गई। आचार्य ने उसे अपनी शिष्या बनाने से मना कर दिया। उसने उदास होकर कहा, नर्तियों के कुल में जन्मी हूँ, इस कारण आप मुझे शिष्या बनाना पसंद नहीं करेंगे। आचार्य वह रुआसी हो गई। आचार्य केशव दास ने उससे कहा, अच्छा तुम अपनी कुछ रचनाएं सुनाओ। राय प्रवीण के कवित सुनकर तो वे हतप्रभ रह गए। उसके कवित रचना से प्रभावित होकर आचार्य केशव दास ने उसे अपनी शिष्या बनाना स्वीकार कर लिया जी। कुछ समीक्षकों का तो यहाँ तक कहना है कि आचार्य उसकी साहित्यिक प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उसकी प्रेरणा स्वरूप ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध काव्य कृति कवि प्रिया की रचना की थी जी। स्वयं आचार्य ने लिखा है, सविता जू कविता दई ताकह परम प्रकाश और ताके कारज कवि प्रिया कीन्ही केशव दास। जी जी। अच्छा, राय प्रवीण के जीवन में दो पुरुषों की बड़ी खास भूमिका रही।
एक आचार्य केशवदास और दूसरे इंद्रजीत जू। इंद्रजीत जू से उनकी भेंट कैसे हुई? उन दिनों बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में महाराज इंद्रजीत जू देव का शासन था। वे कुशल प्रशासक, दानी, धर्मात्मा, साहित्य, कला मर्मज्ञ थे। संगीत प्रेम ने उनकी राज दरबार को इंद्र सभा की भांति बना दिया था। एक दिन प्रभातकालीन वातावरण में बेतवा नदी से लौटते हुए वे आचार्य केशवदास के महल की ओर से निकले। वे आचार्य उनके परम मित्र भी थे ना। वे भ्रमण के लिए निकले थे। वहां पहुंचने पर एक अनिंद सुंदरी को देखकर हतप्रभ रह गए। अरे महाराज, आप आइए, स्वागत है आपका। महाराज को राय प्रवीण की ओर अपलक देखते हुए आचार्य ने कहा, महाराज, ये राय प्रवीण है, मेरी शिष्या। अत्यंत सुंदर कविता लिखती है, गायन, वादन और नर्तन में भी निष्णात है। राय प्रवीण ने महाराज के चरण स्पर्श किए। महाराज ने कहा, इन्हें राज दरबार की नायिकाओं में सम्मिलित कर लीजिए। आचार्य ने कहा, जो आज्ञा महाराज। राय प्रवीण कल से ही राज दरबार की नर्तकियों में पहुंच जाएगी। महाराज तो चले गए, लेकिन वो राय प्रवीण के सौंदर्य के सम्मोहन में बंध गए थे। दूसरे ही दिन राज दरबार में महाराज उसके गायन नृत्य से अभिभूत हो गए। वे वैसे भी कला मर्मज्ञ थे। संगीत प्रेम ने उनके राज दरबार को इंद्र सभा की भांति बना दिया था। आचार्य ने लिखा है, करियो अखारो राज के शासन सब संगीत, ताको देखत इंद्र जो इंद्रजीत रणजीत। देवराज इंद्र की भांति संगीत के मधुर स्वरों में सराबोर महाराज इंद्रजीत देव के रंगमहल में 6 नर्तकियां थी। राय प्रवीण, नवरंग राय, विचित्र नयना, तांतरंग, रंगराय और रंगमूर्ति। ये सभी संगीत शास्त्र में निपुण थी, किंतु राय प्रवीण का व्यक्तित्व सबसे निराला था। गोरी, तनमंगी, मृगनयनी, कोमलांगनी, संगीत कला की मर्मज्ञ और कविता रचना में प्रवीण महाराज की इंद्र सभा में राय प्रवीण दीपशिखा सी जगमगाती थी। सही बात है। उसके रूप में उर्वशी, कंठ में सरस्वती, उसके वीणा वादन में अलौकिक रस था कि श्रोता मंत्रमुग्ध स्तब्ध रह जाते। अपने इन्हीं गुणों के कारण उसने महाराज के अंतर मन पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे उसके प्रेम में आबद्ध हो गए और राय प्रवीण वो महाराज को देवता के सदृश पूजने लगे। आचार्य केशवदास ने उसकी और महाराज की समानता सत्यभामा और कृष्ण से करते हुए लिखा, सत्या राय प्रवीण जुत सुरतरुगेह इंद्रजीत तासो मधे केशवदास स्नेह। जैसे सत्यभामा कृष्ण के प्रति समर्पित थी, वैसे ही राय प्रवीण महाराज इंद्रजीत जूदेव के प्रति है। सत्यभामा की भांति राय प्रवीण के स्वरों का एक कल्प वृक्ष है, जिससे मधुर स्वर निःसृत होते हैं और महाराज उसकी मादकता से अभिभूत हो राय प्रवीण में अनुरक्त हैं। जी जी। महाराज इंद्रजीत जूदेव ने एक नृत्य समारोह में राय प्रवीण को राजनर्तकी पद से सम्मानित किया। राय प्रवीण अभिभूत हो उठी। वह हर क्षण हर पल बस महाराज के स्नेह में खोई रहती और महाराज जीवन की अंतरिम क्षणों में राय प्रवीण के सानिध्य में विश्रांति का अनुभव करते। उन्हें उसकी मोहक छवि, मधुर कंठ, रस सिक्त कविता, भावपूर्ण नर्तन, स्वरों की मादक सरिता आकंठ रसमग्न कर जाती। गुणग्राही महाराज ने राय प्रवीण की कला की निखार हेतु एक कलात्मक आवास निर्मित कराया था। अच्छा उषा जी, राय प्रवीण और आनंद महल का संबंध बहुत लोकप्रिय है। कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। आनंद महल, जो आनंद महल था ना, वो राय प्रवीण की कला के लिए महाराज ने बनवाया था। ये आनंद महल आज भी अपने आप में न जाने कितने मधुर क्षणों को आत्मसात किए हुए स्थित है। इसमें गायन, वादन और नर्तन की विविध मोहक मुद्राओं में अंकित भित्ति चित्र आज भी महाराज और राय प्रवीण की कला प्रियता और मधुर प्रणय की कहानी कह रहे हैं। जी। उसकी दीवारों पर चित्र अंकित हैं।
विभिन्न मुद्राओं में राय प्रवीण के हैं, महाराज और राय प्रवीण के हैं। वो देख बिल्कुल सजीव से आज भी जान पड़ते हैं, बड़े मोहक हैं। वहाँ के बारजों, द्वारों, झिझरियों, कंगूरों में जैसे संगीत ही संगीत समाया हुआ है, जैसे लगता है नूपुर की गुंजार सुनाई देती है वहाँ पर। आचार्य ने उसके उस उपवन का भी वर्णन किया। वहाँ का उसका जो बगीचा था, बाग, वो बहुत सुंदर था, जिसके पुष्प, लता, गुल्म, वल्लरियां, दूरबादल सब कुछ अनुपम थे, जैसे वह बाग राय प्रवीण का न होकर देवलोक का अंश हो। जी जी। आचार्य लिखते हैं, साहित्य सुदर्शन करुणा कलित कमलासन विलास मधुबन मीत मानिए सोहिए अपर्णा रूप मंजरी और नीलकंठ केशवदास प्रगट अशोक और आनिए। रंभा त्यों सदम्भ बोले मंजू घोषा उर्वशी हंस फूले सुमन तो सब सुख दानिए। देव को दीवान सो प्रवीण राय जू को बाग इंद्र के समानतः इंद्रजीत जानिए। जी जी, बहुत सुंदर। दिन भर के शासन कार्य से थका हारा बोझिल महाराज का मन राय प्रवीण के कलात्मक साहचर्य से स्फूर्ति से भर उठता था। उनकी दृष्टि में प्रवीण ओरछा का जगमगाता रत्न थी और प्रवीण के लिए महाराज साक्षात शिव शंकर थे। दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे। वृषभ वाहिनी अंग और वासु की लसत प्रवीण शिव संग सोहे सर्वदा शिवा की राय प्रवीण। उसके द्वारा विरचित छंद महाराज को भाव विभोर कर जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। गणनायक मेटहु सदा दुखदायक अनगंत विघ्न विनाशक शंभुसुत सुखदायक एकदंत जग जीवन राजीव नयन बाधा हर सुकंद भूप इंद्रजित को करे सदा अधिक आनंद। राय प्रवीण प्रवीण कर जोरी जान उपकार हुकुम इंद्रजित भूप को तुरंत लियो सिरधार। वाह वाह जी। वो महाराज की उपासना पति रूप में करती थी। उसकी एक एक सांस महाराज को समर्पित थी और वह थी पतिव्रता का साकार रूप। जी। कहते हैं कभी कभी अपने गुण और अपनी शोहरत खुद के लिए मुसीबत बन जाते हैं। तो राय प्रवीण की खूबियां जब सम्राट अकबर को पता चली तो उन्होंने भी एक फरमान जारी कर दिया। कुछ इस फरमान के बारे में बताएं आप। हाँ, उसके रूप गुणों की ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। सम्राट अकबर ने राय प्रवीण को दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश ओरछा नरेश को दिया। महाराज इंद्रजीत देव क्रोध से भरकर बोले, तो सम्राट को वो बहुमूल्य हीरा चाहिए जो छोटे से राज में है, क्योंकि ऐसा रत्न केवल राजमुकुट में ही शोभा देता है, और यदि आदेश की अवहेलना हुई तो वे महाराज पर 1 करोड़ का जुर्माना भी करेंगे। महाराज ने शाही फरमान की अवहेलना की। वे किसी भी मूल्य पर राय प्रवीण को मुगल दरबार में भेजने को तैयार नहीं थे। किसी भांति आचार्य केशव दास ने राजा बीरबल से परामर्श की और उनकी किसी युक्ति से जुर्माना तो माफ करा लिया, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी कृति में किया है। अब समस्या थी राय प्रवीण की। एक ओर था उसका पतिव्रत धर्म, दूसरी ओर ओरछा की सुरक्षा। उसका अंतर्मन हाहाकार कर उठा। इस अकिंचन के कारण महाराज का इतना बड़ा अपमान। क्या करे, आत्महत्या भी नहीं कर सकती। पीड़ा से अभिभूत हो बिलख उठी और महाराज से ही इस समस्या के निराकरण के संबंध में प्रश्न करने लगी। आई हम बूझन मंत्र तुम्हें, आई हम बूझन मंत्र तुम्हें, निज शासन में सिकरी मति खोई। देह तजो कि तजो कुलकाने, हिये न लजो लजिहे सब कोई। स्वार्थ और परमारथ को पथ चित्त विचार कहो तुम सोई। जा में रहे प्रभु की प्रभुता और मोर पतिव्रत भंग न होई। कैसी मर्मस्पर्शी पंक्तियां हैं। इस समस्या के निराकरण का क्या उपाय है? महाराज को क्षति भी न पहुँचे, उनका प्रभुत्व बना रहे और पतिव्रत धर्म की रक्षा भी हो जाए। तो इस कठिन समय में आचार्य केशव दास ने राय प्रवीण को कैसे आत्मबल दिया? अच्छा, उन्होंने ही आत्मबल दिया था। अपनी शिष्या के ऐसे सुंदर संस्कार देखकर कविबल भाव विभल हो उठे
उनकी दृष्टि में ऐसी विषम परिस्थिति में राय प्रवीण की रक्षा का बस एक उपाय था, राय प्रवीण की वाक शक्ति, उसकी काव्य प्रतिभा, क्योंकि जो शक्ति वाणी में है वह तो शस्त्र में भी नहीं संभव है। आचार्य ने प्रवीण को उसकी कवित्व शक्ति का स्मरण कराया और उसे आत्मविश्वास से भर दिया। शोभा सुखसानी परमारथ निदानी दीह कलुष कृपाणी मानी सब जग जानी है, पूरब के पूरे पुण्य सुनिए प्रवीण राय, पूरब के पूरे पुण्य सुनिए प्रवीण राय, तेरी बानी मेरी रानी गंगा को सोपानी है। फिर आगे फिर अकबर के दरबार में क्या हुआ? अच्छा, आचार्य के शब्दों से प्रेरणा लेकर राय प्रवीण आत्मविश्वास से भरकर ने लिया कि वो मुगल दरबार में जाएगी अपने स्वामी की रक्षा के लिए, अपने बुंदेलखंड की रक्षा के लिए। महाराज तो उसका निर्णय सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन उसके विषादग्रस्त मुख, सूजी आंखें, अलसित पद गति ने उसके मन की भाषा उन्होंने पढ़ ली। वो भाव बिगल, वो बोले, ये कैसी हट है प्रवीण? हट नहीं, कर्तव्य महाराज, आपकी चरण रज लेने आई हूँ अन्नदाता। ओरछा का सूर्य इसी भांति जगमगाता रहे। आप दीर्घायु हो महाराज, जीवन रहा तो फिर भेंट होगी। दासी को आशीर्वाद दे अन्नदाता। महाराज की जय, भूतल के इंद्र की जय। जी। राय प्रवीण दृढ़ निश्चय ले मुगल दरबार चली गई। काव्य गुरु एवं उसके अभिभावक आचार्य केशव दास उसके साथ आए। अकबर के दरबार में सम्राट अकबर से काव्य के संबंध में कुछ प्रश्नोत्तर हुए, जिनसे सम्राट राय प्रवीण की कवित्व शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसके उपरांत अपनी निर्भीकता, विलक्षण काव्य शक्ति और प्रत्युत्पन्न मति से भरे दरबार में सम्राट के सामने उसने ये दोहा पढ़ा। विनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान, विनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान, और झूठी पातर भकत हैं बारी बायस्वान। बहुत बड़ी बात कह दी, और इतने बड़े सम्राट के सामने कह दी, बादशाह के सामने कह दी, तो बड़े साहस की बात थी। और निर्भय होके बिल्कुल झूठी पातर का उल्लेख कर दिया। प्रतापी गुणग्राही सम्राट अकबर राय प्रवीण की स्पष्टता को देखकर हतप्रभ रह गया, भौचक्का रह गया। जन्मभूमि के प्रति आस्थावान पतिव्रता सी राय प्रवीण के शब्दों ने उसे निरुत्तर कर दिया। एक गहन मौन के उपरांत सम्राट का आदेश गूंजा, अरे कोई है? राय प्रवीण को बेशकीमती हीरे जवाहरात से तौलकर सम्मान पूर्वक ओरछा वापस भेज दिया जाए। वाह वाह। अकबर का आदेश गूंजा और आचार्य केशव दास ने अपनी इस निष्णात शिष्या के संबंध में लिखा, राय प्रवीण की शारदा, राय प्रवीण की शारदा, सुचि रुचि रंजित अंग, बीना पुस्तक धारिणी, राजहंस सुत संग। बहुत सही प्रतिक्रिया दी आचार्य केशव दास जी ने, और बहुत साहस से अपनी प्रेम कहानी को एक मतलब सही मोड़ दे सकी राय प्रवीण जी। तो बहुत ही रोचक कहानी थी ये पूरी। और उषा जी, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने ओरछा की इतनी महत्वपूर्ण राय प्रवीण के विषय में हमें दुर्लभ और रोचक जानकारी दी। आज आप मन के मौसम में शामिल हुई, इसके लिए आपका बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी।